आज के लिए टॉपिक मैंने बोला था केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम इन दो शब्दों के बारे में जानें, एकात्मक और संघात्मक शासन। क्योंकि भारत का जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था है। तो विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक व्यवस्था में संविधान तो दोनों जगह पर महत्वपूर्ण है, एकात्मक में भी संघात्मक में भी। एकात्मक में क्या होता है, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं होता। शक्तियों का विभाजन किसके बीच में नहीं होता? जो केंद्र सरकार है और जो उसकी इकाइयां हैं या जो स्थानीय सरकार है, अर्थात राज्य से लेकर के पंचायत तक, तो शक्तियों का विभाजन नहीं होता। तो फिर स्थानीय सरकारें कैसे काम करती हैं? केंद्र के द्वारा जो शक्तियां इनको प्रदान की जाती हैं। संविधान सारी की सारी शक्तियां केंद्र को दे देता है। तो स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता हो जाती है। आप एक एकात्मक व्यवस्था में प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से केंद्र के साथ कितने भी क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हो, कितनी भी प्रशासनिक इकाइयां बना सकते हो, लेकिन उन प्रशासनिक इकाइयों के जो अधिकार हैं वो केंद्र पर निर्भर होंगे। और इकहरी नागरिकता, हालांकि ये एकात्मक व्यवस्था का अनिवार्य लक्षण नहीं है कि एकात्मक व्यवस्था होगी तो ही इकहरी नागरिकता होगी। हम इसका अपवाद देखते हैं भारत में, संघात्मक व्यवस्था है लेकिन इकहरी नागरिकता है। लेकिन ये दो पॉइंट एकात्मक शासन के मूल तत्व हैं। संविधान द्वारा केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं होगा और स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता होगी। इस तरह की शासन व्यवस्था इंग्लैंड में है, जापान में है, फ्रांस में है, इटली में है, नॉर्वे में है, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि हॉलैंड में भी इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। हम सामान्य अध्ययन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जीएस के स्टूडेंट को, सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी को इतना पता होना चाहिए कि एकात्मक व्यवस्था क्या है। अब हम बात करते हैं संघात्मक शासन की। संघात्मक शासन, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड है फेडरेशन, और ये फेडरेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है, फोइडस। फोइडस जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो संधि या समझौते के द्वारा एक नए राज्य का गठन करना पॉलिटिकल साइंस में ये एक नई चीज मानी जाती है और प्रयोग किया गया, प्रयोग सफल रहा। तो फेडरेशन या संघात्मक की विशेषताएं क्या हैं? तो यहां पर हमारे पास 5 पॉइंट हैं। एक फेडरेशन में जो प्रभुत्व शक्ति है, जो प्रभुसत्ता है, उसका दोहरा प्रयोग होता है। प्रभुसत्ता के दोहरे प्रयोग का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि जो प्रभुसत्ता है वो अविभाज्य होती है, सोवर्निटी अविभाज्य होती है, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रभुसत्ता का उपयोग जिन साधनों के द्वारा किया जाएगा उसको बांटा जा सकता है। तो यहां पर संघात्मक ढांचे में प्रभुसत्ता बंट जाती है केंद्र में और उसकी इकाइयों में, अर्थात राज्यों में। संविधान चाहे कानून निर्माण की शक्ति हो, चाहे प्रशासन करने की शक्ति हो, चाहे वित्तीय संबंधों को निर्धारित करना हो, वो शक्तियों को 2 हिस्सों में बांट देता है, केंद्र में और उसकी इकाइयों में। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। तो प्रभुसत्ता शक्ति का दोहरा प्रयोग, शक्तियों का विभाजन, ये आपकी समझ में आ गया होगा। शक्तियों का विभाजन संविधान किस प्रकार से करता है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। संघात्मक ढांचे में संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए।
शासन व्यवस्था के जितने भी अंग हैं वो संविधान के द्वारा ही नियंत्रित होने चाहिए। यहां तक कि अगर आपको उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है, चाहे वो केंद्र राज्य संबंध हो, तो उसकी व्यवस्था भी संविधान में ही होती है। तो संविधान सर्वोच्च होता है और शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है, तो इसमें विवाद की गुंजाइश होती है। संविधान की व्याख्या को लेकर के विवाद हो सकता है, क्षेत्राधिकार को लेकर के विवाद हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो। एक संघात्मक ढांचे में न्यायपालिका को संतुलन कायम करने वाला पहिया माना जाता है। आमतौर पर संघात्मक ढांचे में दोहरी नागरिकता होती है। हालांकि अपवाद है, भारत इकहरी नागरिकता में है लेकिन संघात्मक ढांचे में है। विश्व के कुछ प्रमुख देश जहां पर संघात्मक ढांचा पाया जाता है, यूएसए है, भारत है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है। संघात्मक ढांचा उन देशों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो विविधता से भरे हुए हैं, जहां पर धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर विविधता है, जहां पर एक ही क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यता वाले लोग हैं, अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं, वहां पर संघात्मक ढांचा बहुत कामयाब है। इसके विपरीत अगर एक छोटा देश है आकार में भी और जनसंख्या बहुत विविधतापूर्ण नहीं है, तो वहां पर एकात्मक व्यवस्था ठीक काम करती है। यानी संघात्मक और एकात्मक इस पर निर्भर करता है कि आपकी जनसंख्या का स्वरूप क्या है। इसके बाद ये एक स्टेटमेंट है कि संघ का निर्माण होता है, स्वतः जन्म नहीं। अ फेडरेशन इज मेड नॉट बॉर्न। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो राज्य है उसका निर्माण, उसका विकास, तो राज्य का विकास होता है। हम कह सकते हैं कि राज्य का जन्म होता है, लेकिन संघ बनाना पड़ता है। संघ को संविधान के द्वारा निर्मित करना पड़ता है और वो संविधान संघ में शक्ति विभाजन जब करता है, हमने अभी देखा कि संघात्मक ढांचे में संविधान शक्ति का विभाजन करता है। किस प्रकार से करता है या विश्व में किस प्रकार की व्यवस्था देखने में आई है, तो संविधान समस्त शक्तियां, एक व्यवस्था ये है कि संविधान समस्त की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को दे देता है। और यह कहना ठीक नहीं होगा कि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को दे देता है, तो एकात्मक ढांचा हो गया। फिर हमें यह कहना चाहिए कि संविधान सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार की शक्तियों की व्याख्या करता है कि केंद्र के पास क्या शक्तियां होंगी। बाकी जितनी भी शक्तियां बच गई वो सब की सब राज्यों के पास चली जाती हैं। संविधान ने केंद्रीय सरकार का संविधान बना दिया और उसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब राज्यों को दे दिया। अमेरिका में इसी प्रकार की व्यवस्था है। जब अब कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान संघात्मक है और वो सबसे छोटा संविधान भी है, तो वो सिर्फ केंद्रीय सरकार की शक्तियों की व्याख्या करता है। अवशिष्ट शक्ति वहां पर कहां है? राज्यों में है। एक संविधान ऐसे काम कर सकता है कि वो सिर्फ राज्यों के अधिकार को परिभाषित कर दे और जो बच जाए वो अपने आप ही किसको मिल गया? केंद्र को मिल गया। तो एक संविधान ने क्या किया कि केंद्रीय सरकार की शक्तियां बना दी, अवशिष्ट राज्यों को दे दी। एक ने राज्यों की शक्तियां बना दी, अवशिष्ट केंद्र को दे दी। एक संविधान ऐसे भी काम कर सकता है जैसे कि भारत का संविधान करता है कि वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों को विभाजित कर दे। कुछ शक्तियां जो राष्ट्रीय महत्व की हैं वो केंद्र को दे दे और जो राज्यों के मामले हैं वो राज्य को दे दे। इसके बावजूद
विकास चक्र है, समाज विकसित होता है, हमें नए नए कानूनों की जरूरत पड़ती है, तो वो विषय जो केंद्र और राज्य दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, या जो भविष्य के विषय हैं, तो यहां पर अवशिष्ट शक्ति जैसे भारत का संविधान केंद्र को देता है। यहां पर अगर हम सामान्य बात करें भारत से अलग हट करके, तो यह अवशिष्ट शक्ति किसी को भी दी जा सकती है, केंद्र को भी, राज्य को भी। भारत में केंद्र को दी गई है। तो 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन हो सकता है। पहला, जहां पर शक्ति केंद्र को दी गई है, अवशिष्ट राज्यों के पास है। जहां पर राज्य को दी गई है, अवशिष्ट केंद्र के पास है। और जहां पर विभाजन किया गया है, केंद्र को भी दी गई है, राज्य को भी दी गई है, और फिर अवशिष्ट केंद्र के पास है। तो ये सामान्य जानकारी जो है आप लोगों को संघात्मक ढांचे के बारे में मिली। अब यहां पर एक और शब्द है, देखिए, राज्य मंडल, कॉन्फेडरेशन। कभी कभी हम इसको परिसंघ भी बोलते हैं, कि फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में अंतर क्या है, संघ तथा परिसंघ में या संघ और राज्य मंडल में अंतर क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स से इसको आप समझ लीजिए। एक फेडरेशन जो है वो बनाया जाता है, और जब एक फेडरेशन का निर्माण होता है, जब एक संघ का निर्माण होता है, तो उसमें जो राज्य शामिल होते हैं उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, राज्यों की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, वो राज्य उस संघ की इकाइयां बन जाते हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन या परिसंघ में जो राज्य हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहता है, एक देश की तरह, एक संप्रभु शक्ति की तरह उनका अस्तित्व कायम रहता है। जब एक फेडरेशन बनता है, जब बहुत सारे राज्य मिलकर के एक संघ राज्य बनाते हैं, तो उससे एक नवीन राज्य का गठन होता है, एक नए राज्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कि यूएसए बना, स्विट्जरलैंड बना, भारत बना। लेकिन कॉन्फेडरेशन ये अलग अलग राज्यों के मध्य हुआ एक समझौता है, इससे किसी नए राज्य का अस्तित्व कायम नहीं होता। फेडरेशन की सर्वोच्च शक्ति संविधान होती है। संविधान बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सभी लोग संविधान से बाध्य होते हैं। यहां पर संविधान की बजाय एक समझौता होता है, कोई एक सर्वोच्च शक्ति, संविधान जैसी शक्ति का अभाव होता है। संघ राज्य या फेडरेशन में स्टेबिलिटी होती है, जो संघ की इकाइयां हैं, जो उसके राज्य हैं, उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं होता। लेकिन एक कॉन्फेडरेशन में, एक परिसंघ में राज्यों को अलग हो जाने का अधिकार होता है, वो सब अलग हो सकते हैं। अगर फेडरेशन के राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, तो वो एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध कहलाएगा, जैसे अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। लेकिन कॉन्फेडरेशन के सदस्यों के बीच में विवाद है और वो युद्ध तक पहुंच गया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जैसा होगा, 2 देशों के बीच हुआ युद्ध माना जाएगा, वो गृह युद्ध नहीं कहलाएगा। एक फेडरेशन में जो राज्य होते हैं वो किसी दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा लास्ट मंथ एक छोटा सा विवाद कि केरल ने एक फॉरेन सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया। राज्यों को दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने का अधिकार नहीं है, वो संघ, केंद्र का अधिकार है। लेकिन राज्य मंडल में, उस राज्य मंडल का प्रत्येक राज्य किसी भी दूसरे स्वतंत्र संप्रभु देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर सकता है। तो ये बहुत ही सामान्य सी जानकारी है कि संघ और कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन कॉन्फेडरेशन में अंतर क्या होता है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि एकात्मक शासन के फीचर्स क्या हैं, संघात्मक के फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से देश हैं, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में अंतर क्या होता है। इस सामान्य जानकारी के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध। आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध पार्ट 11 और 12, 2 पार्ट दिए गए हैं इसको। आर्टिकल 245 से लेकर के और 293 तक इसका विस्तृत विवरण है। दरअसल
किसी भी संघात्मक ढांचे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो केंद्र राज्य संबंध ही है। इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि संघात्मक ढांचा होता क्या है, प्रश्न वहां से भी आ सकते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार से हैं। विधायी संबंध, विधायी संबंध का मतलब है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, अर्थात कानून निर्माण की शक्ति, कानून कौन बनाएगा। प्रशासनिक संबंध, प्रशासन संबंधी शक्तियों को डिवाइड कर दिया जाए केंद्र और राज्यों के बीच में। और वित्तीय संबंध, जो टैक्स हैं, जो रेवेन्यू है, उनका बंटवारा किस प्रकार से होगा। तो आर्टिकल 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, 256 से 281 तक प्रशासनिक संबंध है और 282 से 293 तक वित्तीय संबंध है। तो आज हम विधायी संबंध पढ़ेंगे। जब बात आती है विधायी संबंधों की या कानून निर्माण की, तो भारत में कानून निर्माण की शक्ति एक संघात्मक ढांचे के चलते बांट दी गई है। कुछ शक्ति दे दी गई है संसद को, कुछ शक्ति दे दी गई है राज्य विधानमंडल को। तो संसद संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण कर सकती है, संपूर्ण भारत के लिए, जबकि जो राज्य विधानमंडल हैं वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है जिसमें एक राज्य का बनाया हुआ कानून दूसरे राज्य के ऊपर या दूसरे राज्य के अंदर लागू हो जाए? लॉ में पढ़ाया जाता है, अपवाद हमेशा होते हैं। अगर कानून और उस व्यक्ति या उस वस्तु में सीधा एक संबंध है तो फिर एक राज्य का कानून दूसरे राज्य पर भी लागू हो सकता है, लेकिन ये विधि का विषय हो जाएगा, लॉ का सब्जेक्ट हो जाएगा, जीएस रहने देते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ ट्रू फॉल्स में आ जाए तो ये ट्रू है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपवाद है और अपवाद से नियम तो बनते नहीं। यहां पर एक पॉइंट है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, भारत में अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। कोई भी अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान सिर्फ संसद बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब यह है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है या संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारत के नागरिक और उसकी संपत्ति का पीछा पूरी दुनिया में करेगा। अर्थात अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भारत की सीमाओं के बाहर भी आपके ऊपर लागू होता है। आप विश्व में कहीं पर भी हो, संसद का कानून आपके ऊपर लागू होगा। यही अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान है। इस तरह के विधान संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडलों के पास ये अधिकार नहीं है। तो ये तो हुआ कि भारत में चूंकि संघात्मक ढांचा है तो संसद और जो राज्य विधानमंडल हैं, संविधान ने उनके बीच में विभाजन कर दिया कि कुछ कानून आप बनाइए और कुछ कानून आप बनाइए। लेकिन कौन से विषय, किसके ऊपर संसद कानून बनाए, किसके ऊपर राज्य विधानमंडल कानून बनाए, और मान लीजिए दोनों ने कानून बनाया और कोई टकराव हो गया तो क्या होगा। तो संविधान एक व्यवस्था करता है। आपने प्रारंभ में 12 अनुसूचियां याद करी थी, उसमें 7वीं अनुसूची का यहां पर जिक्र है। संविधान की 7वीं अनुसूची उन विषयों का बंटवारा करती है जिन पर आप कानून बनाएंगे, जिन पर आप प्रशासन करेंगे, जिन पर आप वित्तीय संबंधों को देखेंगे। तो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं। यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में वर्तमान में 98 सब्जेक्ट हैं, मूलतः इसमें 97 है। इसका मतलब यह हुआ कि एक विषय इसमें बढ़ाया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत में अपेंडिक्स में पीछे लिस्ट दी गई है कि कितने विषय, कौन कौन से विषय हैं। तो क्या सभी विषय आपको याद करने हैं 98 के 98? नहीं, वो एक विषय देखिए कि किस अमेंडमेंट से कौन सा विषय जोड़ा गया। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो संघ सूची के विषय हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि विदेश संबंध हैं, रक्षा है, परमाणु ऊर्जा है,
बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, करेंसी है, मुद्रा है। ऐसे ही राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में आज 59 सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूलतः 66 थे। इसका मतलब इसमें से विषय घटाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जानकारी है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि एक ही संशोधन से बहुत सारे प्रावधान बदल दिए गए थे। 5 विषय राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाले गए। तो यहां पर मूलतः 47 थे, आज 52 हैं। तो ये सीधे सीधे समझ में आता है। कौन से 5 विषय थे? एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, वन, वेट एंड मेजरमेंट, बाट और माप। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ करके जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित शक्तियां समवर्ती सूची में ट्रांसफर की गई। तो ये तो हुआ कि कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं। राज्यों के विषय में जो सामान्य प्रशासन है, आपके घरों में लाइट आती है, सुबह अखबार आता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, विवाह है, परिवार नियोजन है, ये सब कुछ राज्यों के विषय हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ के पास हैं, संघ सूची में हैं। रोजमर्रा की आवश्यकताएं राज्य सूची का विषय हैं। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जहां पर संघ और राज्यों को मिलकर के काम करने की जरूरत है, वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था में समवर्ती सूची नहीं होती। अधिकतर संघात्मक देशों में संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, लेकिन भारत में समवर्ती सूची भी है। और अगर आपको स्रोत याद हो तो आपको पता है समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है। भारत के अलावा और किस देश में समवर्ती सूची है, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रभावित है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो कि हम कैसे याद करेंगे किस सूची का कौन सा विषय है, तो 4-4, 5-5 सब्जेक्ट याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक सामान्य सा काम कर लीजिए। अपने शहर में आप देखिए कि क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। सामान्य से सामान्य चीज को देखिए। जैसे मैंने बोला, घर में बिजली आती है, आपके यहाँ अखबार आता है, हर शहर में पोस्ट ऑफिस होता है, अधिकतर जगहों पर रेलवे स्टेशन भी होते हैं, बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है कस्टम एंड एक्साइज और इनकम टैक्स ऑफिस का। इसके अलावा पुलिस स्टेशन होते हैं। तो आप बिल्कुल ही सामान्य तरीके से सोचिए कि इसका नियंत्रण किसके पास है। पोस्ट ऑफिस केंद्र का है या राज्य का है? रेलवे स्टेशन केंद्र का है, राज्य का है? जिस भवन के बाहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है वो केंद्र का है, राज्य का है? घर में बिजली आती है, अखबार आता है, तो उसका जो संबंधित कानून है कौन बनाता है? तो सामान्य से विषयों पर ध्यान दीजिए, आप उसको भी आप देख सकते हैं। कितने विषय हैं, कौन से विषय हैं? इसके बाद अब आता है कि कानून। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है और संसद पूरे भारत के लिए इस तरह के कानून बना सकती है। राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट, राज्य विधानमंडल का है और वो राज्य अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाएगा। समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है। जिसको भी आवश्यकता हो जनहित में वो बना सकता है। लेकिन यदि संघ और राज्य सूची में कोई विवाद हो, संसद के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विवाद हो, तो संसद का कानून मान्य होगा। इसी प्रकार से राज्य और समवर्ती सूची में अगर कोई विवाद हो तो समवर्ती सूची का बनाया गया कानून मान्य होगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो विधायी संबंध है उसमें जो पलड़ा है वो केंद्र का भारी है। जैसे संसद न सिर्फ
संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है, बल्कि वो भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भी उसी के पास है। विषयों की संख्या संघ सूची में न सिर्फ ज्यादा है, 98 है, बल्कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो भी उसी के पास है, सुरक्षा से लेकर के विदेश संबंध तक। फिर अगर कोई विवाद होता है संघ और राज्य सूची के बीच में, तो भी संघ की प्रधानता है। तो पलड़ा पूरी तरीके से केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है, संसद सिर्फ और सिर्फ संघ सूची के ऊपर ही कानून नहीं बनाएगी, वो समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है। और असाधारण परिस्थितियों में, और वो असाधारण परिस्थितियां 5 तरीके से विकसित हो सकती हैं। संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ और स्टेट लिस्ट। संसद की राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति है। राज्य किसी भी प्रकार से संघ सूची पर कानून नहीं बना सकते। तो पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि केंद्र के पास ज्यादा अधिकार है। तो अब हम देखेंगे कि ये 5 असाधारण परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 5 परिस्थितियां हैं। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान या संसद की राज्य सूची पर कानून निर्माण की शक्ति। इन 5 परिस्थितियों में आप देखिए, इनके आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एक शक्ति देता है। दरअसल संसद में आपने देखा होगा कि एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312, 2 स्थितियां राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियां हैं, 2 असाधारण शक्तियां। उसमें से एक 249 भी है और एक 312 है। इन दोनों मामलों में राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं और 249 पावर ऑफ राज्यसभा की एक शक्ति टू मेक लॉज ओवर स्टेट लिस्ट। राज्यसभा की एक शक्ति जिसमें वो राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को दे सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची पर कानून निर्माण राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो ही संसद ऐसा कर पाएगी। यानी आर्टिकल 249 के 3 एलिमेंट हैं, राज्यसभा, 2/3 बहुमत और राष्ट्रहित। अगर आपको ये 3 कीवर्ड ध्यान रहें तो बहुत आसानी से पूरा आर्टिकल याद रहेगा। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची पर कानून बना पाएगी। पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 250। आपने संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में पढ़ा है। वहां पर एक आर्टिकल है 352 जो ये कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। जब आर्टिकल 352 लग जाता है तो आर्टिकल 252 संसद को अधिकृत कर देता है कि वो स्टेट लिस्ट, राज्य सूची पर कानून निर्माण करे। हालांकि आपातकाल के दौरान जो राज्यों की कानून निर्माण की शक्ति है, जो विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्ति है, वो समाप्त नहीं होती। बस संसद की
कानून निर्माण की शक्ति उसके पैरेलल हो जाती है। ये कानून जो संसद बनाएगी राज्य सूची के ऊपर आर्टिकल 250 का प्रयोग करके, यह आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक जारी रह सकता है। उसके बाद राज्य विधानमंडल निर्णय ले सकता है। तीसरी परिस्थिति है राज्यों का अनुरोध, आर्टिकल 252। एक ऐसी स्थिति जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्य खुद केंद्र से अनुरोध करते हैं कि उनके लिए कानून बनाया जाए। कोई विवादित विषय हो सकता है, कोई कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है, व्यापार वाणिज्य का मामला हो सकता है, इंटर स्टेट ट्रेड। तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची पर कानून बना देगी। यहां पर 2 बातें ध्यान रखने की हैं। किसी एक राज्य के अनुरोध पर ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, जितने राज्य अनुरोध करेंगे 2 या 2 से अधिक, उनके अलावा बाकी राज्यों पर यह कानून लागू नहीं होता। लेकिन अगर बाकी राज्य चाहते हैं कि ऐसा ही कानून उनके लिए भी बने, तो वो अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उस कानून को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरी स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, आर्टिकल 253। भारत के राष्ट्रपति या केंद्र सरकार जब कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता करती है किसी एक देश के साथ या बहुत सारे देशों के साथ, और वो समझौता कुछ ऐसा होता है कि उसमें संघ सूची के विषय होते हैं लेकिन राज्य सूची के भी विषय, और उसके लिए कानून निर्माण की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में उस समझौते को मान्य करने के लिए संसद राज्य सूची के ऊपर कानून बना देगी। अंतिम है आर्टिकल 356। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो जब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन है तब तक राज्य सूची के ऊपर संसद का नियंत्रण है। संसद जरूरत के हिसाब से कोई भी कानून बना सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में जो विधायी संबंध हैं, उसमें केंद्र का पलड़ा भारी है। न सिर्फ केंद्र संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, बल्कि अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान जो है वो भी उसके पास है। न सिर्फ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उसके पास ज्यादा हैं, बल्कि महत्वपूर्ण विषय भी उसी के पास हैं। अगर संघ और राज्य की सूची में कोई विवाद हो जाता है तो भी संसद का ही कानून मान्य होगा। संसद को संघ सूची के साथ साथ समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार है। और 5 असाधारण परिस्थितियां जो हमने अभी पढ़ी, इसमें भी केंद्र को कानून निर्माण का अधिकार है। तो क्या इस प्रकार की स्थितियां जहां पर केंद्र अत्यधिक मजबूत हो जाता है और राज्य कमजोर हो जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि एक संघात्मक संविधान हमें एकात्मक जैसा दिखाई देता है, तो ये भारतीय संविधान का एक दोष है या इसको एक गुण माना जाए? यानी ये अच्छी बात है या ये बुराई है? दरअसल एक संघात्मक व्यवस्था में जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया है, तो भारत में बहुत सावधानी से ये बंटवारा किया गया है, ये सोचते हुए कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोगों का हित। तो अगर युद्ध जैसी स्थिति में या अराजकता जैसी स्थिति में कोई एक निर्णय ना हो पाए, या फिर ट्रूली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से कोई राज्य विरोध करे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा महत्वपूर्ण है, या फिर जो अल्टीमेट गोल है कि कैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाए, कैसे भारत को एक कल्याणकारी राज्य में बदला जाए, वो महत्वपूर्ण है। तो जितने भी तत्व हैं जो हमें एकात्मक जैसे लगते हैं या जो राज्य की शक्तियों को थोड़ा कम कर देते हैं, हमें इन 2 आधारों पर मूल्यांकन करना होगा। पहला तो ये कि इससे हमारा संघ मजबूत होता है कि कमजोर होता है,
राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत होती है, कमजोर होता है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है या कमजोर होता है। दूसरा, इनका प्रयोग कब कब किया गया है, क्या लगातार इनका प्रयोग हो रहा है या इनका प्रयोग बिरले ही होता है, यानी कि बहुत रेयर है। तो हम देखेंगे कि इस तरह का प्रयोग बहुत रेयर है। राष्ट्रपति शासन भारत में काफी बार लगा है, लोग कहेंगे बिल्कुल भी रेयर नहीं है, लेकिन कितने ऐसे कानून हैं जो राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ने राज्य सूची पर बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के भारत में जो संघात्मक ढांचा है वो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। जो भारत का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है कि जब जब देश में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता रही है तब तब राष्ट्र मजबूत रहा है, और जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी है तो राष्ट्र भी कमजोर पड़ा है। इसको भी दिमाग में रख करके बनाया गया है।